स्टूडेंट्स, हमने वेरियस टर्म्स जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ होती हैं वो हमने डिस्कस कर ली। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टूडेंट्स, लॉज आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स मेनली 4 लॉज के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसी के साथ एक लॉ है विच इज़ कॉल्ड ज़रूरत लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हम जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे ज़रूरत लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टूडेंट्स, दिस ज़रूरत लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जब हमने टर्म्स डिस्कस की थी तो वहाँ पे आपको करवाया गया था कि कोई सिस्टम कब थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है, कब आप यूज़ करते हो वर्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन नो हीट फ्लोज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर। ठीक है, सिस्टम के एक पार्ट से जब दूसरे पार्ट को कोई हीट फ्लो ना हो तो आप बोलते हो कि सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। और जब कोई हीट फ्लो नहीं करेगी एक पार्ट से दूसरे पार्ट को तो क्या होगा, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। तो सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम जब टेम्परेचर क्या हो जाए, कांस्टेंट। तो ज़रूरत लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स is also known as law of thermal equilibrium and it states that when two bodies are in thermal equilibrium with third body, तो two bodies are also in thermal equilibrium with each other. Again repeat कर रहे हैं, when two bodies are in thermal equilibrium with the third body, तो they are in turn also in thermal equilibrium with each अदर। सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि 3 बॉडीज हैं, सपोज करो आपके पास ए, बी और सी। ठीक है, आप बोल रहे हो कि ए और बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी। ये है इस लॉ के स्टेटमेंट कि ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी। तो ये लॉ बोलता है कि जिस तरह से ए और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट, एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कोई हीट फ्लो नहीं करेगी। तो सपोज करो आप दो सिस्टम ले रहे हो, 2 बॉडीज ली आपने ए एंड सी। तो आप क्या बोल रहे हो, सी इज द थर्ड बॉडी और ए को आप एक बॉडी बोल रहे हो। तो ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, सिमिलरली बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी। तो ये लॉ बोलता है कि जिस तरह से ए और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, तो व्हेन 2 बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी, दिस इज थर्ड बॉडी, सी इज थर्ड बॉडी, ए एंड बी आर द 2 बॉडीज। व्हेन 2 बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी, दे आर ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। मतलब क्या हो गया कि तीनों का ही टेम्परेचर क्या होगा, सेम। क्योंकि एक तरह से आप ये बोल रहे हो कि जिस तरह से ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, उसी तरह से बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो ए और बी का भी टेम्परेचर क्या होगा, सेम। दे ऑल्सो विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। बोलने का मतलब ए बी सी तीनों का ही होगा सेम टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस लॉ। ठीक है, तो ये जो इस लॉ की यूटिलिटी है वो ये है कि जो यूज़ होता है थर्मोमीटर, आपको पता है थर्मोमीटर का यूज़ हम टेम्परेचर नोट करने के लिए करते हैं। अगर आपको 2 सिस्टम दे दिए जाएं और उनका टेम्परेचर नोट करना है तो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो उनके टेम्परेचर को। तो यूज़ ऑफ थर्मोमीटर फॉर कंपेयरिंग टेम्परेचर ऑफ 2 और मोर सिस्टम्स इज बेस्ड अपॉन ज़रूरत लॉ। ठीक है, 2 और मोर सिस्टम्स का जब आप टेम्परेचर कंपेयर कर रहे हो तो दैट इज बेस्ड अपॉन ज़रूरत लॉ। स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। ठीक है, आपने ये मान के चलना है कि ए और बी 2 सिस्टम हैं आपके पास। ठीक है, ए और बी 2 सिस्टम है और एक थर्ड सिस्टम है दैट इज सी। ठीक है, और सी यहाँ पे क्या लूँगी मैं, अब सी जो सिस्टम है दैट इज थर्मोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 सिस्टम है ए बी सी, ए और बी 2 सिस्टम मान लो कोई भी, और सी जो है, जो थर्ड सिस्टम है सी, दैट इज अ थर्मोमीटर। ठीक है, तो अब क्या होगा, सपोज करो मैंने ए का टेम्परेचर नोट करना है तो मैं क्या करूँगी, थर्मोमीटर को ए के क्लोज लाऊंगी। ठीक है, तो क्या होगा, एक में जो भी हीट है
आप इसको सिंपल सी टर्म्स में ऐसे बोलोगे कि ए में जो भी हीट है वो इसको चली गई, ठीक है, थर्ड सिस्टम को चली गई, और ए की हीट जब थर्ड सिस्टम को चली गई तो जो हीट थी वो आपने थर्मोमीटर में नोट कर ली, दैट इज टेम्परेचर, वही है। तो ए का टेम्परेचर क्या है, जो सी का टेम्परेचर है वही हो गया ना, ए में जो टेम्परेचर है वो सी में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ए और सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। सिमिलरली अगर मैंने बी का टेम्परेचर नोट करना है, क्योंकि मैंने दोनों को कंपेयर करना है, तो जब मैंने बी का टेम्परेचर नोट करना है तो मैं सी जो थर्मामीटर है उसको बी के क्लोज लाऊंगी। तो अब इसमें भी यही होगा कि बी अगर गर्म है तो बी जितनी हीट है बी के पास वो किसको देगा, वो सी को, सी इज थर्मोमीटर। तो आप उस हीट को रीड कर रहे हो थर्मामीटर में, ठीक है। जो बी में हीट थी वो हीट आप रीड कर रहे हो थर्मामीटर में। तो बोलने का मतलब हो गया कि बी और सी की जो हीट थी वो बराबर हो गई, एक पार्ट से दूसरे पार्ट को चली गई, जो बी में थी वो सी में चली गई। तो आपने उस हीट को रीड किया, दैट मीन्स जो टेम्परेचर रीड कर रहे हो आप थर्मोमीटर में वो किसकी हीट है, बी की, ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। जिस तरह से ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है, क्योंकि ए ने अपनी हीट थर्मोमीटर को दे दी और वो हीट आप नोट कर रहे हो थर्मोमीटर में, ठीक है, उस टेम्परेचर को नोट कर रहे हो। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए। सिमिलरली बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। तो ये लॉ बोलता है कि जिस तरह से ए थर्मोमीटर के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी थर्मोमीटर के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको कंपेयर कर सकते हो। इसको सिंपल से आप इस तरह से ले लो कि दो कॉपर के ब्लॉक्स ले लो आप स्टूडेंट्स। जब आप दो कॉपर के ब्लॉक्स लोगे, ए को ए मान लो, दूसरे को बी मान लो। एक कॉपर के ब्लॉक का टेम्परेचर नोट करने के लिए मैं थर्मामीटर के साथ लगाऊंगी उसको, जो उसकी हीट होगी वो थर्मामीटर में आई, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। इस तरह से मैं दूसरा कॉपर का ब्लॉक लूँगी, उसकी टेम्परेचर नोट करने के लिए मैं उसके क्लोज थर्मामीटर लाऊंगी, जो उसमें हीट होगी वो इसमें आ जाएगी, उसको नोट कर लिया मैंने, ठीक है। तो बोलने का मतलब एक कॉपर ब्लॉक भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, विच इज़ अ थर्मोमीटर। दूसरा कॉपर ब्लॉक भी थर्मोमीटर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों कॉपर ब्लॉक्स आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दोनों कॉपर ब्लॉक्स का भी टेम्परेचर क्या होगा, सेम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है आपकी यूटिलिटी ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। जब दो बॉडीज, तीसरी बॉडी कौन ले रहे हैं हम यहाँ पे, थर्मोमीटर। जब दो बॉडीज तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो हर हालत में आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होंगी, ठीक है स्टूडेंट। अब हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पढ़ा है आपने पहले भी, फटाफट से रिवाइज करेंगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टूडेंट्स आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हो, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, विच स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऑल्दो इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। दो वेरियस फॉर्म्स है एनर्जी की, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ग्रेविटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ और स्टेटमेंट इस तरह से भी बोलते हैं आप कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स मीन्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यूनिवर्स इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो हम इसको कैसा सिस्टम ले रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। The total energy of the isolated system which is universe must remain constant. टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो चेंज होगी, ठीक है। इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि whenever certain amount of energy in one form is consumed, an exactly equivalent amount of energy in some other form must be found, ठीक है। जब भी कुछ अमाउंट आप एनर्जी का यूज़ कर रहे हो किसी एक फॉर्म में, तो उतना ही अमाउंट एनर्जी का रिलीज होगा किसी अनदर फॉर्म में। बोलने का मतलब टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, जितनी यूज होगी उतनी किसी और फॉर्म में वो रिलीज भी होगी। और तीसरी चीज कि आप ऐसी कोई भी मशीन नहीं बना सकते जो वर्क करे विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी अपॉन इट, ठीक है। कोई भी मशीन है वो तभी काम करेगी जब उस पर आप एनर्जी लगाओगे। तो थर्ड है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए परपेचुअल मशीन which can produce work without any expenditure of energy upon
इट। दीज आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टूडेंट्स कई बार पूछी जाती हैं व्हाट आर द वेरियस स्टेटमेंट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एक तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलना है, दूसरा आपने बोलना है कि यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, जब भी कोई अमाउंट एनर्जी का आप यूज़ कर रहे हो किसी फॉर्म में तो उतना ही अमाउंट किसी और फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और आप ऐसी कोई भी मशीन नहीं बना सकते विच कैन प्रोड्यूस वर्क विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ऑन इट। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस स्टेटमेंट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब एक चीज़ आपने थोड़ी सी यहाँ पे ये देखनी है कि अगर मॉडर्न टाइम्स में हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, आपको अभी तक क्या बताया कि एनर्जी की दो फॉर्म्स बताई आपको स्टूडेंट्स, एक बताई आपको हीट जो सबसे कॉमन फॉर्म है और एक बताई वर्क। लेकिन आपने याद रखना है कि मॉडर्न टाइम्स में मास को भी एनर्जी की ही फॉर्म माना जाता है, और आइंस्टाइन की रिलेशनशिप से आप एनर्जी को मास में, या बोल सकते हो मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज मास इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मास कितना है आपके पास उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हो c which is velocity of light, that is square of velocity of light, that is 3 into 10⁸ meter per second. That is mass can be converted into energy by Einstein mass energy relationship. तो अब फर्स्ट लॉ को आप इस तरह से भी बोल सकते हो स्टूडेंट। एक तो आपने एनर्जी की बात की कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, इसको आप मास की टर्म में भी बोल सकते हो क्योंकि मास भी एनर्जी की ही फॉर्म है। टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स दैट इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी तक आपने एनर्जी को बोला, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। अब आप दोनों को इकट्ठा कर दोगे, जो फाइनल स्टेटमेंट बनी आपकी वो ये बनी कि जो टोटल एनर्जी और टोटल मास होता है यूनिवर्स का वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना है स्टूडेंट फर्स्ट लॉ के लिए, इस पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं स्टूडेंट्स कई बार। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज़ वेरी सिंपल। हम सपोज करेंगे कोई सिस्टम, ठीक है, कोई भी सिस्टम ले लेंगे हम, और हम बोलेंगे कि सपोज करो उसकी इनिशियल स्टेट 1 है और फाइनल स्टेट उसकी 2 है। तो अगर मैंने उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बोलनी है तो मैं ये बोलूँगी कि स्टेट 1 में उसकी इंटरनल एनर्जी U1 है, मतलब इनिशियल स्टेट में, और फाइनल स्टेट में उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, U2। ठीक है, सपोज ए सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय इनिशियल स्टेट 1 फाइनल स्टेट 2, तो इंटरनल एनर्जी हो गई इनिशियल स्टेट में U1 फाइनल स्टेट में U2। U स्टैंड्स फॉर इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको पता है बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा U, डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज, दैट इज U2 माइनस U1। अब हम सपोज करते हैं कि सिस्टम है, ठीक है, और वो अपनी इनिशियल स्टेट में है स्टूडेंट्स। तो जब उसकी इनिशियल स्टेट है तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, U1। अब हम बोलते हैं कि सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी है U1 इनिशियल स्टेट में, और वो एब्जॉर्ब करता है Q अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, तो जब वो Q अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है तो W वर्क इज परफॉर्म्ड ऑन द सिस्टम। बस अब ये चीज़ें आपने यहाँ ध्यान रखनी है, एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब्ड को प्लस साइन से देते हैं, लॉस्ट को नेगेटिव साइन से, तो Q का साइन यहाँ प्लस में रहेगा। जब कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है Q फ्रॉम द सराउंडिंग, देन वर्क W इज परफॉर्म्ड ऑन द सिस्टम। ठीक है, क्योंकि परफॉर्म ऑन द सिस्टम है तो W भी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन वर्क है, ये भी काय में आएगा, पॉजिटिव में। बस ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे मैं लिख देती कि सपोज ए सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट Q फ्रॉम द सराउंडिंग एंड W वर्क इज परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम, तो बस साइन का फर्क आना था स्टूडेंट, तब आपने W को माइनस में लेना था बिकॉज दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम एंड दैट इज एक्सपेंशन वर्क। तो बस आपके पास है, जब कोई सिस्टम उसकी इंटरनल एनर्जी U1 है, हीट Q वो एब्जॉर्ब कर रहा है और W काम परफॉर्म हो रहा है ऑन द सिस्टम, तो उसकी हीट एब्जॉर्ब से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि उसने हीट एब्जॉर्ब की तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर गई और वो हो गई U2। तो U2 किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, U1 प्लस Q प्लस W, सब कुछ प्लस में आ रहा है, हीट एब्जॉर्ब्ड वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो आपके सामने सिंपल मैथमेटिकल U2 माइनस U1 किसके इक्वल आया, Q प्लस W, तो डेल्टा U किसके आ गया, Q प्लस W। ठीक है, W की जगह मैं P डेल्टा V लिखूंगी।
अगर नेगेटिव में होता, मतलब अगर एक्सपेंशन वर्क होता, तो मैंने क्या लिखना था इसको, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डी वी। तो दो स्टेटमेंट्स बनेंगे स्टूडेंट्स, एक बनेगी एक्सपेंशन वर्क के लिए डेल्टा यू क्यू माइनस पी डेल्टा वी वर्क डन बाय द सिस्टम, और एक बनी वर्क डन ऑन द सिस्टम डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड प्लस पी डेल्टा वी। डब्ल्यू इज पी डेल्टा वी, दैट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। दैट इज वेन एवर वॉल्यूम चेंजेस, ठीक है, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। वॉल्यूम चेंजेस मतलब वॉल्यूम इंक्रीज भी करती है, डिक्रीज भी करती है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो दो स्टेटमेंट, डेल्टा यू क्यू प्लस पी डेल्टा वी कॉन्ट्रैक्शन वर्क, वर्क डन ऑन द सिस्टम, डेल्टा यू क्यू माइनस पी डेल्टा वी वर्क डन बाय द सिस्टम। फर्क कुछ नहीं है, फर्क यही है कि जब ऑन द सिस्टम है तो पॉजिटिव में आएगा, और जब बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई। और लास्ट में करनी है कुछ और स्टेटमेंट्स, कुछ स्पेशल फॉर्म्स देखनी है आपने फर्स्ट लॉ के स्टूडेंट। फर्स्ट लॉ आपने देख लिया, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू वर्क ऑन द सिस्टम। ठीक है, अब अगर फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, कोई साइक्लिक प्रोसेस है, तो आपको पता है साइक्लिक प्रोसेस मीन्स जो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे रिटर्न करे, उसको बोलते हैं आप साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस के डेल्टा यू भी जीरो होता है। ठीक है, जब डेल्टा यू जीरो हो गया स्टूडेंट, तो क्यू किसके इक्वल आ गया, माइनस डब्ल्यू के। आपने सिंपल फर्स्ट लॉ लगाया, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू अगर जीरो है तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। दैट मीन्स फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम। अब देख लो स्टूडेंट्स, माइनस में आ रहा है तो मैं इसको लिख रही हूँ वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड। या आप इसको इस तरह से बोल सकते हो, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि डेल्टा यू जीरो हो जाएगा तो हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, उसी तरह से अगर प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है स्टूडेंट्स, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रह रही है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है वॉल्यूम में, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब आप फर्स्ट लॉ लगाओगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी, तो डेल्टा वी जीरो हो गया, तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई। तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ गया, हीट एब्जॉर्ब्ड के, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो दैट मीन्स फॉर ए प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड। ये कौन सा चेंज है इंटरनल एनर्जी में, दिस इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो मैं इसको बोल सकती हूँ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और आई कैन से चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और लास्ट में फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस मीन्स कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या जीरो हो जाता है, क्यू। तो जब क्यू जीरो हो गया तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ गया, डब्ल्यू के। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स या तो मैं बोल सकती हूँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और अगर मैंने इंक्रीज और डिक्रीज की टर्म में बोलना है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ इंक्रीज नहीं बोलूँगी, क्योंकि जब हीट जीरो हो गई तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। देख लो अब डब्ल्यू पॉजिटिव में आ रहा है, तो यहाँ मैंने लिखा वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, एंड फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस क्योंकि क्यू जीरो हो जाता है तो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और यू कैन से चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। पॉजिटिव में है तो दैट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।